नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने अध्ययन किया था। इसके बाद नेक्स्ट अपना है वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल। बेसिकली ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करता है, जिसकी सहायता से हम अकाउंटिंग, लेन देन, ITR फाइल वगैरह, जो इनकम टैक्स वगैरह की फाइल वगैरह होती हैं, उनको इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या किया जाता है, अपन यूज करते हैं। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर हो MS एक्सेल अकाउंटिंग या मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू अपने डाटा वगैरह को सेव करने के लिए। इससे पहले जो फर्स्ट नंबर पर अपना इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर आया था वो था विस्कल। तो यहाँ से आपसे यही पूछा जा सकता है कि पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह यूज होने वाला एप्लीकेशन कौन सा था, तो वो क्या था, विस्कल था। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम आए थे, इसमें लोटस हो गया, लोटस 123, लिब्रा ऑफिस, गूगल सीट, आई वर्क नंबर्स, लोटस सिम्फोनी, ऋषि कैलसी, ये सारे ठीक इसी तरीके के एप्लीकेशन प्रोग्राम थे MS एक्सेल की तरह ही। ये आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं कि MS एक्सेल की तरह ही स्प्रेडशीट या शीट बनाने वाला प्रोग्राम कौन-कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। उसमें ये ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है। एक्सटेंशन क्या होता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसका जो एक्सटेंशन है वो XLS, मतलब फाइल का जो नाम आता है वो किस फाइल का नाम किस नाम से सेव होता है, तो x.xl S के नाम से सेव होता है। इसके बाद ये 2003 तक समथिंग था, उसके बाद में ये आपका आ गया था XLS X हो गया। ठीक इसी तरीके से 2010 में इसकी टेम्पलेट फाइल आई थी। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन .xltx है। यहाँ टी इसी की वजह से लगा हुआ है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में बता दिया था। टेम्पलेट की वजह से इसके जो एक्सटेंशन होता है उसमें टी ऐड कर देते हैं। रन कमांड विंडो का यूज अपन इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए करते हैं। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए अपने को रन कमांड विंडो का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर अपन इसको ओपन करने के लिए क्या इनपुट देंगे, तो एक्सेल या excel.exe अपन को लिखकर क्या कर सकते हैं, अपन उसको ओपन कर सकते हैं। इसमें फाइल बनती है, उस फाइल को क्या बोला जाता है, वर्कबुक बोला जाता है। इस वर्कबुक के अंदर क्या होती है, सीट होती हैं, और सीट के अंदर क्या होती है, सेल होती है। इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे इस इमेज से देख सकते हैं, इसके अंदर ये सीट है, ये सीट की हुई है आपको, सीट 1, सीट 2। ये अब बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 ही आती है, पहले सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस नाम से आती थी। ये आपको छोटी-सी ये बॉक्स दिख रहा होगा, इसी को सेल बोलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करने के लिए सबसे छोटी जो यूनिट होती है, उसे यही होती है। ये आप A, B, C, D ये देख रहे होंगे, ये आपको क्या इनको क्या बोलते हैं हम? इनको कॉलम बोलते हैं। और ये 1, 2, 3 के नाम से क्या होती हैं, अपनी ये रो होती हैं। जो इस तरीके से चलती हैं, ये इस तरीके से चलते हैं। मतलब डाउन साइड में जो चलेंगे वो कॉलम होंगे, और लेफ्ट से राइट साइड में ये रो होंगी। इसमें आप किस कॉलम में या किस सेल में काम कर रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ शो करेगी। ये आपका फॉर्मूला बॉक्स होता है, जहाँ आप जो फॉर्मूला वगैरह यूज़ करते हो वो आपका यहाँ शो करेगा। ठीक है। अब इसमें एक बात दी गई है, वो ये है कि एक्सेल जो वर्कशीट होती है, ये जो वर्कशीट होती है, इस वर्कशीट का नाम आप कितने कैरेक्टर का रख सकते हो, कितने का नहीं रख सकते। तो मिनिमम जो कैरेक्टर की लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, वो 1 होगी। जैसे आप एक नाम दे सकते हो, सी दे दिया, ए दे दिया, तो ये एक कैरेक्टर हो गया। इसी तरीके से आप 31 कैरेक्टर तक इसमें से पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट का जो मिनिमम लेंथ होती है वो कितनी होती है, या मिनिमम लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो 1 कैरेक्टर है। और मैक्सिमम लंबाई वो कितनी होगी, 31 कैरेक्टर। 31 कैरेक्टर का आप कोई भी नाम दे सकते हो इसे, मैक्स से मैक्स, और कम से कम कितना, 1 कैरेक्टर का। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो जो एक सिंगल कैरेक्टर को
डिफाइन करें और मैक्स से मैक्स 31 तक। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका नाम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये दिया हुआ है रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम सेल कहते हैं। तो यहाँ ये जो बनी हुई है वो एक सेल है, ये एक आपको बॉक्स नजर आ रहा होगा, ये भी एक सेल है। तो यहाँ ये मैंने दिखा रखा है कि एक सेल इस तरीके से बनती है, जहाँ ऊपर से तो आपको क्या है, कॉलम वाली लाइन आती है और नीचे से क्या है, रो वाली लाइन आती है। तो एक बॉक्स बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब ये जो सेल होती हैं, इन सेल से मिलके क्या बनती है, अपनी एक शीट बनती है। क्या बनती है, सेल से मिलके क्या बनेगी, अपनी एक शीट बनेगी। ये अपनी सेल बन गई, सेल से क्या बनेगी, शीट, और काफी सारी शीट से बनेगी अपनी एक बुक बन जाएगी। क्या बोलते हैं हम इसे, ये टाइटल बार है, यहाँ बुक का नाम शो होगा, आपने जो भी बुक का नाम दिया होगा। एक फाइल बनेगी आपकी MS एक्सेल की, वो क्या होगी, आपकी एक बुक बन जाएगी। इसको फाइल को क्या बोलते हैं, बुक के नाम से जानते हैं। तो आगे अपन देखते हैं, सेल, सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्कशीट, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और जो शीट से मिलके क्या बनती है, अपनी बुक बनती है। तो इसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि 2013 से पहले जो जो सीट की संख्या होती थी वो बाय डिफॉल्ट कितनी होती थी, 3 होती थी। अब प्रेजेंट में अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट में कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ वर्कशीट में अधिकतम संख्या, कितनी पंक्तियां हो सकती हैं, कितने मतलब कितनी रो हो सकती हैं, कितने कॉलम हो सकते हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो 10, 48, 576, इतनी तो इसके अंदर क्या हो सकती हैं, रो हो सकती हैं। और कॉलम की बात करें तो 16,384 क्या इसके अंदर कॉलम हो सकते हैं। कॉलम स्टार्ट होता है अपना ए से और XFD तक चलता है, वो आगे आपको मैं बता दूंगा। इसके अंदर एक चीज दे रखी है कि 255, ये 255 क्या है, इसके अंदर जो अपन सीट ऐड कर सकते हैं, जैसे एक सीट फुल हो गई अपनी, दूसरी सीट फुल हो गई, या फिर एक सीट में अपने थोड़ा सा काम किया, नेक्स्ट सीट में काम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम इसके अंदर कितनी 255 सीट को ऐड कर सकते हैं। एक जो वर्क बुक होती है उसके अंदर मैक्सिमम कितनी वर्कशीट का अपन यूज कर सकते हैं, तो 255 हो सकती हैं। ठीक है, इसको वर्कशीट बोलते हैं, सीट को। ठीक है, जिसमें काम करते हैं अपन। ठीक है, अब इससे आगे हम, हाँ ये दे रखा है यहाँ, एक वर्कशीट में जो पहला कॉलम होता है उसको ए, तो यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो ये ए से लेके और कहाँ तक जाता है, तो XFD तक। तो कभी पूछते हैं कि किसी एक्सेल की वर्कशीट के अंदर लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, तो लास्ट कॉलम का नाम होता है अपना XFD। इस कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+0, और अनहाइड करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+Shift+0। शिफ्ट से क्या है, मैक्सिमम कोई भी चीज क्या है, वापस होती है बैक में। जैसे आपने टैब दबाया, तो टैब से आप क्या है, वर्ड के अंदर एक एक 0.5 इंच आगे जा सकते हो। ठीक उसी तरीके से आप Shift+Tab दबाते हो, क्या दबाते हो, Shift+Tab, तो ठीक उतना ही आप क्या कर जाते हो, रिटर्न हो जाते हो। तो शिफ्ट का यूज मैक्सिमम क्या है, बैक आने के लिए करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आगे भी आपको ये दे रखा है इसमें। तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है कि वर्कशीट में बाय डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, 8.43 PT। और इसी तरीके से आप रो के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहो, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, रो को हाइड करना हो, जिस तरीके से अपन ने एक कॉलम हाइड किया, जैसे ये वाला पार्ट है, ये बी वाला है, तो इस कॉलम को अगर अपन हाइड करना चाहें तो उसके लिए अपन ने देख लिया Ctrl+0। और अनहाइड करें मतलब छुपाना चाहें, और नहीं छुपाना चाहें तो Shift+0, इसके थ्रू ये क्या है, वापस आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर रो को हाइड करना चाहो आप तो Ctrl+9 से ये हाइड हो जाएगी, और इसे अनहाइड करना चाहो तो Ctrl+Shift+9 से क्या है, ये अनहाइड हो जाएगी। अगर वर्कशीट में बाय डिफॉल्ट रो की लंबाई की बात करते हैं, तो रो तो किस तरीके से लंबाई में चलेगी, और अपनी जो कॉलम है वो क्या है, चौड़ाई के अंदर चलेगा, कितनी चौड़ाई है। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई तो 8.43 इसकी होती है कॉलम की, और लंबाई की बात करते हैं तो रो की लंबाई कितनी होती है, 12.75 PT। सेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सेल का एड्रेस, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं अपन, सेल का एड्रेस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं।
सेल किसे कहते हैं ये पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। सेल क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें अपन वर्क करते हैं। एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? एक सेल के अंदर 32,767 कैरेक्टर क्या है इसके अंदर। हम एक सेल के अंदर काम करना चाहें तो एक सिंगल सेल के अंदर कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? 32,767 कैरेक्टर। इस सेल की को मतलब शो कैसे करते हैं? इस सेल का अगर अपने को नाम एड्रेस वगैरह तो पता कैसे कर सकते हैं कि ये सेल के अंदर अपन काम कर रहे हैं, किसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं? तो सेल को जिस सेल के पास आपको जाना है तो उस सेल का सबसे पहले कॉलम आता है, उसके बाद क्या आता है? इसकी रो आती है। मतलब जैसे कि आप इस एफ वाले कॉलम के अंदर और किसके अंदर काम कर रहे हो? फोर्थ रो के अंदर काम कर रहे हो। तो इस सेल का जो एड्रेस अपना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? F4। अगर F4 अगर आप एंटर करते हो तो आप डायरेक्टली इस सेल के अंदर चले जाते हो। यही चीजें आगे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सेल का निर्माण क्या है? रो 7 से, कॉलम बी से। तो यहाँ पे B7 क्या हो गया? सेल का एड्रेस हो गया। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। ये कॉलन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, B1 अपनी कोई सेल है और B5 सेल है, तो हम अगर इनका एड्रेस एक साथ लिखना चाहें तो ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे B1 प्लस B2 प्लस B3, इस तरीके से नहीं। डायरेक्टली अपन इस कॉलन से बता देंगे कि B1 से अपने को कहाँ तक जाना है? B5 तक जाना है। तो कॉलन क्या है? एरिया डिफाइन करता है कि किस एरिया में इन दोनों सेलों के बीच में कितनी सेल का यूज किया गया है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट अलाइन क्या होता है? टेस्ट का। किस चीज का? अगर आप कोई नॉर्मल अल्फाबेटिक लिख रहे हो तो उसमें टेस्ट का जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है? तो वो लेफ्ट होता है। ठीक इसी तरीके से आप नंबर की बात करते हो तो वहां पर डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट में। मतलब जब अब भी आप टेस्ट लिखोगे तो लेफ्ट साइड में तो आपका टेस्ट लिखा जाएगा, और यहाँ आप अगर राइट साइड से कोई भी नंबर एंटर करोगे तो वो राइट साइड में एंटर होगा। किसी सेल में जैसे आपने ए बी लिखा तो वो आपका लेफ्ट साइड में आएगा। वहीं आपने कोई नंबर वगैरह पुट किया जैसे 74, तो वो आपके क्या है? राइट साइड में आएगा। यही चीज दिखाई गई है। हेडर फुटर में अधिकतम 255 कैरेक्टर हो सकते हैं। इसके अंदर हेडर फुटर ये आपने देखा होगा, रो का हेडर ये रहा और कॉलम का हेडर ये रहा। यहाँ मैंने आपको इंडिकेट करके बताया हुआ है। इससे रिलेटेड जो भी आपकी पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक में इसमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आपको क्या है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसका होम टैब। सारी जो इसके फंक्शंस वगैरह हैं हम बाकी के सेम ही काम करते हैं वर्ड की तरह ही, इसीलिए मैंने जो शॉर्ट थोड़ा डिफरेंट है वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर पीपीटी उसी हिसाब से डिजाइन की गई है। ठीक है, तो हम टैग के अंदर देख लेते हैं। क्लिपबोर्ड के बारे में अपन पहले ही प्रीवियस क्लास के अंदर देख चुके हैं, क्लिपबोर्ड क्या होता है क्या नहीं होता। इसके या फॉन्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट के अंदर क्या होता है? फॉन्ट बेसिकली वही बाय डिफॉल्ट कैलिबरी। वर्ड के अंदर भी क्या था? कैलिबरी ही था बाय डिफॉल्ट। तो पूछा यही जाता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो कैलिबरी होता है, क्योंकि काफी सारे फॉन्ट होते हैं तो उनके नाम वगैरह नहीं पूछा जाता। तो इसमें से सिंगल एक ही क्वेश्चन बनता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो वो क्या होता है? कैलिबरी। ठीक है, इसके बाद फॉन्ट साइज की बात कर लेते हैं। ये शॉर्टकट की इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये याद करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ जैसे ही आप एंटर करोगे तो फॉन्ट के अंदर चले जाओगे। साइज कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, ये साइज का शो करेगा। इसके वर्ड के अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट इतना है कि जो फॉन्ट का न्यूनतम साइज वहाँ अपना कितना था? फॉन्ट की अगर न्यूनतम साइज की बात करते हैं हम तो वहां भी 1 था, लेकिन यहाँ अधिकतम की बात करते हैं तो ये क्या है? एक्सेल है। एक्सेल के अंदर 409 पीटी होता है, इसका मैक्सिमम साइज होता है। वहीं वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड के अंदर कितना था? ये 1638। कितना था? 1638। ये वर्ड के अंदर था। फॉन्ट साइज वर्ड में अलग होता है और एक्सेल के अंदर अलग होता है। ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर 8 से 72 ये सेम रहता है। अगर इसका थोड़ा सा आगे जाओगे आप तो पीपीटी पावर पॉइंट आप पढ़ोगे, वहां पर इसका वर्ड का साइज कितना हो जाता है? मिनिमम तो 8 ही होता है और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा।
इसके बाद अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 6 अलाइनमेंट होता है। ये अलाइनमेंट वाला आपका रिबन दिया हुआ है इस अलाइनमेंट के अंदर। ये आप देख सकते हैं तो टॉप वाला है, टॉप अलाइनमेंट बोलते हैं इसे। ये आपका मिडिल अलाइनमेंट हो गया, ये आपका बॉटम अलाइनमेंट हो गया, और ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया, राइट हो गया। इसमें डायरेक्टली अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो बस इतना है कि एक पेज है आपका, किसी पेज में आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो वो अलाइनमेंट के अंदर आता है। जैसे इस टॉप में जहाँ मतलब आप ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो वो क्या आ गया, टॉप अलाइनमेंट हो गया। मिडिल से लिखना स्टार्ट करते हो आप किसी पेज के अंदर तो वो क्या है, आपका मिडिल अलाइनमेंट हो गया, ये है। बॉटम, किसी पेज में आप नीचे की साइड ही लिखना चाहते हो बस, तो ये क्या है, बॉटम अलाइनमेंट हो गया। ठीक लेफ्ट में, किसी पेज के आप लेफ्ट साइड में लिखना चाहते हो तो वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। सेंटर के अंदर लिखना चाहते हो वो सेंटर हो गया, और ठीक इसी तरीके से आप राइट में लिखना चाहते हो तो वो आपका क्या है, राइट अलाइनमेंट हो गया। जो आपके ये इमेज दिए हुए हैं इनसे पता चलता है कि आप अलाइनमेंट, इसमें आपने 6 अलाइनमेंट देखे। वर्ड के अंदर आपके जो अलाइनमेंट थे वो कितने थे, 4 थे, जिसमें आपका लेफ्ट, सेंटर और राइट तो ठीक था। लेफ्ट, सेंटर और राइट के अलावा एक और था, जस्टिफाई। अगर आप याद कर पा रहे हो तो जस्टिफाई एक अलाइनमेंट अलग से था उसके अंदर। रैप टेस्ट की बात करते हैं। रैप टेस्ट किसी भी पेज के अंदर, आप जैसे कोई पेज दिया हुआ है उस पेज के अंदर क्या करते हो, कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करते हो और उस पेज के अंदर आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो ये पेज के बीच में ये लाइन जो इमेज वगैरह ऐड हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली से जो अपन ने राइट डाउन किया है, जो भी इमेज लिखा है अपन ने, उसको इमेज के साथ में अटैच के करने के साथ में व्यवस्थित करने वाली बात आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रैप टेस्ट। जो किसी पेज में ऑटोमेटिकली क्या है, व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके लिए कोई एग्जांपल दिया नहीं है, हालांकि मैंने आपको, जैसे कि इस ऐसे समझ सकते हो आप कि जैसे सेल में लिखे गए टेस्ट, इस बीच में अगर मैं कोई इमेज लगा देता तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, बैक साइड में खिसक जाता है, इस बीच में क्या है, एक इमेज सेट हो जाता। तो ये ऑटोमेटिकली सेट होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, रैप टेस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा। मर्ज और सेंटर की बात करें तो इसके अंदर मर्ज, जो दो या दो से ज्यादा सेल होती हैं उनको एक साथ मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं मर्ज करना, और एक सी बड़ी सेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये मर्ज का मतलब ही ये होता है, किसी एक चीज को दूसरी चीज के अंदर मिलाना ही क्या कहलाता है, अपना मर्ज कहलाता है। पेज लेआउट के अंदर जो अपना डिफरेंस है वही अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि विंडो के अंदर क्या डिफरेंस है और एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है और एक्सेल में क्या अलग है, थोड़ा सा वो अपन को पता होगा। तो जिसमें थीम थीम वो सेम ही है, उसके अंदर भी थीम जो थी वही है। ये अपना मार्जिन, मार्जिन से आप, एक मार्जिन होता है, एक अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है पेज में आप कहाँ से लिखना चाहते हो। मार्जिन का मतलब ये है कि कितना स्पेस आप छोड़ रहे हो। तो ये बेसिकली एक पेज के अंदर 4 साइड ही होती हैं आपकी, टॉप होती है, बॉटम होती है, राइट होती है और लेफ्ट होती है। तो ये 4 मार्जिन ही होते हैं। आप वर्ड के अंदर भी यही होते हैं और सब में यही होंगे, आगे अपन पीपीटी में बात कर लेंगे। तो यहाँ मार्जिन दिए गए हैं तो आपके 4 मार्जिन वर्ड के अंदर भी सेम ही थे। ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। तो ओरिएंटेशन इसके अंदर भी पोर्ट्रेट होता है और वर्ड के अंदर भी क्या होता है, पोर्ट्रेट ही होता है। लैंडस्केप, जैसे आप एक मोबाइल, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन आप सीधा रख के आप इसके, ज्यादातर मोबाइल आप यूज करते हो तो स्टेट पोर्ट्रेट वाली सिचुएशन में यूज करते हो। जब कभी आप मूवी वगैरह करते हो तो उस मोबाइल को क्या है, आप थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में कंप्लीट करके आप मूवी वगैरह को, तो इसके अंदर केवल लैंडस्केप वाला ऑप्शन यूज होगा, वो आपका पीपीटी के अंदर यूज होगा। बाकी की जो पोर्ट्रेट वाला है वो आपका वर्ड में भी सेम है और आपका एक्सेल में भी सेम है। तो एक्सेल में अगर पूछ लिया जाता है कि बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है, तो वो क्या होता है, आपका पोर्ट्रेट होता है। ठीक इसी तरीके से वर्ड में पूछ लिया जाता है कि पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है बाय डिफॉल्ट, तो वो भी पोर्ट्रेट। इसको चेंज कर सकते हो, हालांकि आप चेंज करना चाहो तो पोर्ट्रेट को आप लैंडस्केप कर सकते हो, और लैंडस्केप को क्या कर सकते हो, आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हो। लेआउट के बाद आपका नेक्स्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, जितना ज़रूरी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा है। फॉर्मूला टैब, ये इसकी मेन टैब है।
इसी के थ्रू इसमें वर्क होता है। फॉर्मूला टैब के अंदर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक आपको ये याद रखना है, इक्वल। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूला स्टार्ट किस मार्क से होते हैं या किस सिग्न से स्टार्ट होते हैं। तो इक्वल लगा के ही इसके फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके इक्वल से। ठीक है, इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जैसे सम का फॉर्मूला हो गया, एवरेज का फॉर्मूला हो गया, काउंट का फॉर्मूला हो गया, नंबर का फॉर्मूला हो गया, मैक्स का हो गया, मिन का हो गया। मतलब ये है कि अगर किसी दो नंबर को आपको सम करना हो, सम मतलब क्या होता है? ऐड करना है। ठीक है, जब दो नंबर को ऐड करना हो, जैसे 5 और 9 को ऐड करना है, तो इक्वल से स्टार्ट होगा ये फॉर्मूला। सम वाला इसका जो फॉर्मूले का मेन फंक्शन है वो लगा दिया जाता है। उसके बाद उसके दो नंबर को, उसके बाद इसका डायरेक्टली क्या है? आउटपुट मिल जाता है। जैसे मैंने आपको आगे बता रखा है, ये है आपका स्क्वायर रूट। इसमें डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कि स्क्वायर रूट का फंक्शन कौन सा है। तो SQRT ये आपके आने चाहिए छोटे वाले रैकेट, उसके बाद ये सेमी कॉलन। ये कंप्लीट अगर आपका ऑप्शन होगा तो ये कंप्लीट ही ऑप्शन होगा। इसमें आपको ये भी ऑप्शन दे सकता है SQRT सेमी कॉलन। ठीक है, ये तो आपका क्या है? ऑप्शन सही है। अदरवाइज आपको ये आधा ऑप्शन दिया है, जैसे SQRT दिया है, तो ये भी गलत है आपका। ये फंक्शन आपके जरूर आना चाहिए, तब जाके ही वो ऑप्शन क्या है? सही होगा। तो इसमें आगे दे रखा है स्क्वायर रूट के लिए ये फंक्शन है, इसमें SQRT ये फंक्शन लगा दिया, इक्वल से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट कितना आ गया? 5 आ गया। यही चीज़ है इसमें फॉर्मूला वाले टैब में। और और बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता मैक्सिमम। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जो स्टैंडर्ड है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पीपीटी को डिजाइन किया हुआ है। इसके बाद व्यू, व्यू से वही सिंपल क्वेश्चन बनता है आपका एक जूम वाला। जूम के अंदर जो मिनिमम साइज वर्ड के अंदर भी सेम है, एक्सेल के अंदर भी सेम है। मैक्सिमम साइज एक्सेल के अंदर 400 है, वर्ड के अंदर कितनी थी? ये 500 थी। और बाय डिफॉल्ट 100% उसमें थी, और बाय डिफॉल्ट 100% इसमें है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये याद रखोगे आप। थैंक यू थैंक यू। फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी जगह किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर यह टॉपिक समझ नहीं आया, मैं आपको उसे सही से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है।